Hello, welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss about the same topic which we have discussed in the previous lectures. But in this particular topic, in this particular lecture, we will be discuss about the speed control of the DC series motor. Till now we have discussed about the speed control of the DC shunt motor, but now we have reached up to the state that now we can discuss about the DC series motor. Whatever we have discussed about the speed control in case of the DC shunt machine, some of the things and some of the methods are there which will be common in both the machines. But we just need to understand the basic difference between both the machines. That in case of the DC series machine, as I told you in the previous lecture, that a series machine means the field winding will be in series with the armature, and DC shunt machine means field winding will be in shunt with the armature. So these are the basic differences which we which we learned in case of the DC series and the DC shunt machine. We have also discussed about that if you want to control the speed, then what are the parameters by controlling which we can control the speed of the DC series machine as well. Actually till now we don't have discussed about DC series, but we know actually what are the parameters, because most of the performance equations of both the machines or dynamic equations of both the machines are same. So from those equations as well we will discuss what are the parameters by varying which we can control the speed. Particularly in this speed control of the DC series machine, I will discuss about the first method which is very important for controlling the speed of the DC series machine. So मैं डिस्कस करूंगा मेथड 1 के बारे में, उसके बाद डिस्कस करूंगा मेथड 2, 3, 4, 5, अराउंड 4-5 मेथड है अपने पास. सारे मेथड्स अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. आपको बहुत अच्छे से उसका कॉपी बनाना है एंड देन सबको आपको अच्छे से फॉलो करना है. ठीक है, तो देखिए जो मेथड 1 है उसमें क्या आने वाला है आपके पास. जो बेटा मेथड 1 होगा आपके पास, दैट विल बी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड. क्या है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड फॉर डीसी सीरीज मोटर. आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल. ठीक है, तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करना है आपको. इसका मतलब क्या, द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ द डीसी सीरीज मोटर इज टू बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक. सो मैं जैसे कि हर एक मेथड में मैं आपको बताते चलता हूँ कि जो स्पीड कंट्रोल होता है उसके स्पीड कंट्रोल में जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसमें कैसे कैसे पैरामीटर्स आते हैं. अब मैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल थोड़ा पीछे जाके सोचिएगा, जो मैंने डीसी शंट मशीन में पढ़ाया था आपको. जब भी मैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की बात करता था तो उस टाइम पे आपने एक बात पढ़ी होगी, क्या, द स्पीड कंट्रोल विच इज पॉसिबल पर्टिकुलरली यूजिंग दिस टेक्निक इज लेस देन द रेटेड स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक. इट मीन्स दैट we can go for the speed control of the DC series motor by using armature voltage control, but the speed control will be बिलो द बेस स्पीड. इट मीन्स दैट इस मेथड से आप क्या ना बिलो बेस स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, एन रेटेड से आप नीचे की जो स्पीड होंगे उनको कंट्रोल करोगे बाय यूजिंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड. आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि आप दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली कंपेयर करके आना चाहिए आपको, डीसी शंट मशीन और मतलब सीरीज मशीन एंड शंट मोटर, शंट मशीन दोनों के लिए. ठीक है, इस टाइप से. तो देखिए मैं जैसे उसमें 2 केसेस कंसिडर करता था, सिमिलरली इसमें भी मैं 2 केसेस कंसिडर करूंगा. केस 1 की जो रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट कर रही है, और केस 2 की जो मतलब कि हाँ जब उसमें पैरामीटर्स चेंज करूंगा तो वो वाली मेथड. ठीक है, देखिए तो डीसी सीरीज मशीन है तो ठीक है. सो this is the DC series machine. So this is the RSE, this is RA. ठीक है, अगर मैं इसको मैं RAC लिख देता हूँ, दिस इज EB, इस टाइप से. ठीक है, इसमें जो करंट जा रही है भाई, ये करंट कौन सी, आर्मेचर करंट है. ये करंट कौन सी है, IF है, फील्ड करंट है. ये करंट कौन सी, IL है, लाइन करंट है. ये अपन को बेसिक चीज़ें से सब पता होती है सारे मशीन्स के बारे में, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द डीसी मशीन्स केस में. ठीक है, तो VT जो रहेगा आपके पास, दैट विल बी EB प्लस IA इंटू RA प्लस RAC. ठीक है, VB वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं पहले बता दिया आपको, लेकिन दिखाना जरूरी है ब्रशेस. ठीक है, इस टाइप से आप उसके बाद EB का इक्वेशन क्या होगा, EB इज इक्वल्स टू K phi ओमेगा N. सो ओमेगा N जो कि मुझे कंट्रोल करना है, इट विल बी EB अपॉन K phi. सो दिस विल बिकम VT माइनस IARA. दिस विल बिकम व्हाट, VT माइनस IARA K phi.
दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द डीसी सीरीज मोटर। इस तरीके से अब मुझे क्या करना है, मुझे देखिए मैंने जो हेडिंग डाला है, हेडिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। इसका मतलब मुझे ना वीटी को कंट्रोल करना है। क्या करना है मुझे? वीटी को कंट्रोल करना है। अब मैं वीटी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ? सप्लाई वोल्टेज चेंज करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो सप्लाई वोल्टेज चेंज नहीं करूंगा तो क्या करूंगा मैं ना इसमें ना आर है ना, आर ए में क्या करूंगा, आर ए में मैं कंट्रोल करूंगा, आर ए में उसके सीरीज में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा। बाय एडिंग दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आई कैन कंट्रोल द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर, आई कैन कंट्रोल द व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर। क्योंकि देखिए ना उसके इसमें क्या ना कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस आने की वजह से क्या ना उसमें जो आर्मेचर के अक्रॉस में वोल्टेज आएगी, दैट वोल्टेज विल गेट रिड्यूस्ड। और ये वोल्टेज रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा ना, आपके पास जो ओमेगा होगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा एन रिड्यूस। देखिए अभी मैं बात करता हूँ केस 2 के बारे में, लेकिन केस 2 के पहले थोड़ा मैं बता दूँ। देखिए अभी जो नॉर्मल केस में जो आपके पास जो मोटर है, इसमें जो भी कुछ पैरामीटर है, आई ए, ओमेगा एन, फाई, ईवी, ये सब कैसे बेटा रेटेड पैरामीटर है, सारे के सारे पैरामीटर कैसे रेटेड पैरामीटर है। अब जब मैं केस 2 के लिए जाऊंगा तो केस 2 में मैं कुछ चेंजेस करूंगा। तो केस 2 में देखते हैं कि कौन से रेटेड पैरामीटर किस तरीके से चेंज होते हैं, अपन देखते हैं केस 2 के बारे में। सो केस 2 कर लेते हैं, केस 2 के बारे में पढ़ते हैं। केस 2 में क्या है, मैं उसको नाम नहीं दिया हूँ ना, विदाउट आर एक्सटर्नल, तो ठीक है नाम दे देता हूँ मैं। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू विदाउट आर एक्सटर्नल, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस विल बी विदाउट आर एक्सटर्नल। और मैं उसको बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, दिस विल बी विथ आर एक्सटर्नल, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी विथ आर एक्सटर्नल, आर एक्सटर्नल के साथ इसको देखते हैं। लेकिन अभी देखिए इसमें होगा क्या, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। देखिए सर्किट किस तरीके से बनेगा, फील्ड वाइंडिंग, उसके बाद में यहीं पे मैं आर एक्सटर्नल जो रेओस्टेट है उसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखिए रेओस्टेट में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। और जो आर्मेचर के टर्मिनल्स है मेरे पास, आर्मेचर के टर्मिनल्स देखिए किस तरीके से है। ये आर्मेचर है आपके पास, ठीक है। दिस इज आर एक्सटर्नल, दिस इज आर ए एंड दिस इज आर ए सी, बैक ए में पी बी इन दिस वे। लेकिन एक बात इसमें याद रखना है आपको, क्या कि जो करंट इसके पहले जो सर्किट में थी वही करंट यहाँ पे भी अभी रहने वाली है। क्या बोल रहा हूँ मैं, द करंट विच वॉज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिफोर दिस, मतलब जो यहाँ पे जो आई ए थी, ये सारे के सारे पैरामीटर मैंने कैसे बोले थे, रेटेड करंट थे। यहाँ पे भी जो करंट रहेगी बेटा आपके पास, करंट कैसे रहेगी, सेम करंट रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वही होगा, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी आई ए रेटेड करंट रहेगी। क्या रहेगी बेटा, आई ए रेटेड करंट रहेगी। समझ में आ रही बात। अब आई ए रेटेड जो करंट है इसके बारे में भी अपन अगर सपोज बात करें तो इसमें स्पीड किस तरीके से कंट्रोल होने वाला है। देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा, वी टी इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस ई प्लस आर एक्सटर्नल प्लस व्हाट, आर एक्सटर्नल, इस तरीके से आने वाला है। समझ में आ रही बात। अब इसकी वजह से होगा क्या, देखिए ई बी का वैल्यू किस तरीके से आएगा, ई बी इज इक्वल्स टू वी टी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस ई प्लस आर एक्सटर्नल, इस तरीके से आएगा आपके पास, ठीक है। मुझे एक बात बोलो, आपने आई ए को चेंज किया, बिल्कुल नहीं चेंज किया। आई ए कैसे आपके पास कांस्टेंट, अगर आई ए कांस्टेंट है तो फाई क्या रहेगा, फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, आई एफ विच इज इक्वल्स टू व्हाट, आई ए सी विच इज इक्वल्स टू व्हाट, आई ए। सभी के सभी कैसे बेटा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मुझे एक बात बोलो, फाई चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर फाई चेंज नहीं होगा तो ये इसमें देखिएगा आप, ई बी इज इक्वल्स टू के फाई इंटू ओमेगा एन, इसमें आपके पास फाई चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आई ए, और ये कैसा आपके पास कांस्टेंट है, आई ए कैसा आपके पास कांस्टेंट है। अब आप मुझे एक बात बोलिएगा, ये वाला जो ई बी का एक्सप्रेशन था, ई बी का जो एक्सप्रेशन था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ई बी का एक्सप्रेशन ये जो था, वी टी माइनस आई ए आर ए, ये जो आर ए प्लस आर ए सी, ठीक है, ये आर इक्वेलेंट अगर मैं उसको लिख दूँ तो यहाँ पे क्या था ना उसमें कि वी टी माइनस आई ए आर इक्वेलेंट अपॉन के फाई, इस टाइप से, मतलब वी टी माइनस आई ए आर ए उसका एक्सप्रेशन था। अभी आर एक्सटर्नल की वजह से जो ओवरऑल जो ए टर्म थी, टर्म कैसे हो जाएगी आपके पास, ए टर्म बढ़ जाएगी। इस टर्म के बढ़ने की वजह से ई बी क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। इस टर्म के बढ़ने की वजह से होगा क्या, ई बी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ई बी की रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो फाई रिड्यूस हो नहीं सकता, तो रिड्यूस किसको होना पड़ेगा, ओमेगा एन को, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा।
ओमेगा एन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे ओमेगा एन रिड्यूस हो रहा है तो इसका और थोड़ा एनालिसिस अगर मैं बताऊँ टॉर्क के बारे में, देखिए टॉर्क क्या था आपके पास, टॉर्क इज इक्वल्स टू के फाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई ए, इस टाइप से था। अब अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मेरे हिसाब से आप मेरे एक्सप्लेनेशन के पहली चीज़ें समझ गए होंगे, ये जो लोड होगा, ये जो ड्राइव होगा किस टाइप से होने वाला है। देखिए यहाँ पे फाई कैसे होने वाला है, फाई इज कॉन्स्टेंट, फाई इज व्हाट, कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, आई एफ, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, आई ए सी, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, आई ए। और ये सारी चीज़ें तो कैसे बेटा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मुझे एक बात बोलेगा, ये तो अपने अपने कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो टॉर्क कैसा रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा। तो टॉर्क कैसा रहेगा, कांस्टेंट है। अगर आपके पास टॉर्क कांस्टेंट है तो मुझे एक बात बोलेगी, इसमें आई वन आई टू, मैं चाहे तो उसको लिख भी देता हूँ। देखिए आई ए वन इज इक्वल्स टू आई ए टू, मतलब आई ए वन क्या आपके पास ये है कि मतलब कि विदाउट आर एक्सटर्नल, जो पहली केस में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था, रेजिस्टेंस जीरो था तब जो आर्मेचर करंट आ रही थी तब, और जब मैंने आर एक्सटर्नल उसमें ऐड किया तब जो आर्मेचर करंट आ रही थी तब। दोनों करंट कैसे बेटा सेम है, दोनों करंट कैसे आपके पास दोनों सेम है। जैसे अगर दोनों करंट सेम है तो दोनों करंट की वजह से जो आने वाला फ्लक्स होगा वो फ्लक्स भी कैसा होगा, सेम ही होगा। फ्लक्स कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों जो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, एंड आर्मेचर करंट इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, दैट्स व्हाई द टॉर्क इज व्हाट, T1 equals to T2, both are equals to what, T, which is equals to what, T, which is equals to what, constant। इसका मतलब क्या, टॉर्क ऐसा आपके पास पूरी की पूरी केसेस में आपको दिखाई दे रहा है कि टॉर्क इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, टॉर्क इज व्हाट, कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। अगर टॉर्क कांस्टेंट है बोथ द केसेस में तो मुझे एक बात बोलेगा, दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट टॉर्क लोड, इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, कांस्टेंट टॉर्क लोड। और ये वाला जो होता है ना क्रेन्स या होइस्ट, उसके एप्लीकेशन हॉइस्ट, आप हॉइस्ट जो होता है ना क्रेन्स, देखिए क्रेन्स आपको पता है, हॉइस्ट, उस काइंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए ये वाला बात यूज़ की जाती है। लेकिन आप जब उसको अप्लाई करोगे तो एट लाइट लोड पे पहले उसको अप्लाई करने की जरूरत होती है। कहाँ पे, लाइट लोड के लिए। और मैंने आपको उसके स्टार्टिंग में बता दिया था कि दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज एप्लीकेबल फॉर द बिलो बेस स्पीड, इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, बिलो बेस स्पीड। तो इस टाइप की उसकी बेसिकली थ्योरी है और इस टाइप का उसका स्पीड कंट्रोल है, बहुत आसान है, मेरे हिसाब से आप उसको आसानी से समझ जाओगे। अब आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि सर अगर अपन ऐसा कुछ करें कि इसमें मतलब ऐसा बस अपन अगर इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर इसके आर्मेचर के अक्रॉस के अगर कोई एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते तो भी तो उसके अक्रॉस में कुछ तो स्पीड कंट्रोल हो सकता है कि ऐसा कुछ करके कुछ ऐसा भी मतलब सोच रहे होंगे कुछ लोग। तो इसको तो मैं इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया था ना, इसको अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कुछ होता क्या। आप में से कुछ लोग ऐसा अगर शायद आपको समझ रहे होंगे तो उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो मेथड होगा उसमें उसको अपन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर अपन उसको एज ए मेथड कंसिडर कर ही लेंगे। वैसे तो होता ही है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट मेथड के बारे में। क्या बोला नेक्स्ट मेथड, जो नेक्स्ट मेथड होगा आपके पास आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल का ही वन ऑफ द पार्ट होने वाला है। और उसका नाम मैं जो दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो। उसका अलग अलग नाम हो सकता है अलग अलग बुक्स में। मेरे पास जो नाम है उसका वो है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। क्या नाम से ही पता कर लो, नाम में सब कुछ लिखा है इसके, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। इसका मतलब क्या, आर्मेचर के अक्रॉस में एक डाइवर्टर लगाना है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड या शंटेड आर्मेचर कंट्रोल, क्या, या शंटेड आर्मेचर कंट्रोल या व्हाट, शंटेड आर्मेचर कंट्रोल, इस टाइप का ये मेथड है। अब इस ठीक है, इसको सेकंड मेथड में नाम दे देता हूँ, लेकिन ये किस में आएगा, दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, उसके दो अलग अलग केस अपन देख लेते हैं कि केस 1 और केस 2। दिस इज द केस 1। जो नॉर्मल केस है उसमें आपके नॉर्मल करंट वगैरह जाएगी, मैं बता दूंगा उसमें कितनी करंट आ रही है, आप बिल्कुल भी उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, इस टाइप से, ठीक है। एंड दिस इज सप्लाई वोल्टेज VT, this is series pull resistance RAC, this is armature current resistance RA, this is EB back EMF, and this is what, polarity of the induced EMF। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो करंट आ रही है नॉर्मल केस पे, दिस करंट इज IA, द सेम करंट इज IAC, द सेम करंट इज IL, ठीक है, इस टाइप से है। और इसमें भी एक बात याद रखना कि दिस मेथड आर्मेचर डाइवर्टर मेथड या शंटेड आर्मेचर कंट्रोल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट टॉर्क लोड, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, कांस्टेंट
टॉर्क लोड, इसके लिए क्या है मेथड एप्लीकेबल है। अब पहली भी केस जो कंसिडर करते हैं केस में उस केस में अपन क्या करते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं सारे के सारे पैरामीटर कैसे होते हैं, रेटेड पैरामीटर। सो आर्मेचर करंट, फ्लक्स, स्पीड, ऑल दिस आर व्हाट, दिस ऑल आर नथिंग बट दी ऑल दिस आर दी कांस्टेंट पैरामीटर और दिस ऑल आर दी कांस्टेंट वैल्यूज। ये वैल्यूज कैसे आपके पास कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट कहने से ज़्यादा बेटर होगा, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, ये रेटेड है, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस आर द रेटेड वैल्यूज और द रेटेड पैरामीटर्स आई कैन कॉल इट एज व्हाट। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें होगा क्या, जैसे मैंने बोला कि फॉर कांस्टेंट टॉर्क लोड दिस मेथड इज एप्लीकेबल, टॉर्क इज कांस्टेंट मींस व्हाट, टॉर्क इज इक्वल्स टू के फाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर्मेचर करंट, इस तरीके से। दूसरी बात अगर सपोज मैं इसमें बोलूँ तो देखिए टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो टॉर्क T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, T2, इस टाइप से। सिमिलरली दिस विल बी के फाई 1 IA1, दिस इज इक्वल्स टू के फाई 2 IA2, इस टाइप से। सो दिस इज फाई 1 IA1, दिस इज इक्वल्स टू फाई 2 IA2, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, इस टाइप से रहने वाला होगा। अब मैंने नाम ही दे दिया उसको, नाम क्या है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो आर्मेचर के अक्रॉस में ये केस 1 था, तो केस 2 में क्या करूंगा, आर्मेचर के अक्रॉस में मुझे डाइवर्टर का आर्मेचर के अक्रॉस में क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डाइवर्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो केस 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, आर्मेचर के अक्रॉस में एक डाइवर्टर कनेक्ट करने वाला। सो दिस इज आर्मेचर डाइवर्टर, इसको मैं लिख देता हूँ कि विथ आर्मेचर डाइवर्टर, चाहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये, केस 2 विथ आर्मेचर डाइवर्टर में। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो मेरे पास आर्मेचर होगा, आर्मेचर के अक्रॉस में मैं क्या करूँगा, डाइवर्टर को कनेक्ट कर दूंगा। आर्मेचर के अक्रॉस में क्या है, मैं डाइवर्टर को कनेक्ट कर दूंगा। तो इसकी वजह से देखिए आपका स्पीड किस तरीके से कंट्रोल होगा अभी। ठीक है, इस तरीके से दिस इज बैक MMPB, दिस इज आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, दिस इज आर एक्सटर्नल, सॉरी आर एक्सटर्नल या RD हुई, डाइवर्टर है ना, तो RDIV मैं इसको बोल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दिस विल बी व्हाट, RAC सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट सप्लाई वोल्टेज VT। अब नॉर्मल केस में क्या हो रहा है ना, कि नॉर्मल केस में जब मैंने बोला था कि जब वैसे कि जैसे कि उसमें हो रहा था, ये जब मैंने RDIV कनेक्ट नहीं किया था उसके पहले इस सर्किट में जो करंट आ रही तो रेटेड करंट के बराबर आ रही होगी, बिल्कुल सही है, क्या आ रही होगी, रेटेड करंट के बराबर आ रही होगी। तो मतलब क्या, नॉर्मल केस में रेटेड करंट के बराबर आ रही थी, लेकिन जब मैंने उसके अक्रॉस में RDIV कनेक्ट कर दिया तो RDIV कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, इसमें जो करंट आने वाली होगी आर्मेचर में, आर्मेचर की जो करंट होगी, दिस करंट विल IA2 में इसको बोल देता हूँ, दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू IA1, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ करंट जो कि इसमें चली जाएगी, कुछ करंट जो कि इसमें क्या हो जाएगी, चली जाएगी। और RDIV मेरे पास क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, RDIV मेरे पास कैसे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मैं इसको कह सकता हूँ। और जिस तरीके से मैं इस आर्मेचर के जो रेजिस्टेंस है अगर मैं उसको वेरिएबल बना दिया हूँ तो भाई ऑब्वियस है कि हाँ, उसको अगर मैं वेरिएबल बना दिया हूँ तो ऑब्वियस है कि मुझे जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज करके जो करंट मुझे आर्मेचर में जितनी करंट कम करने उसके करस्पॉन्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे आर्मेचर में जितनी करंट आ रही है सेकंड केस में उसका वैल्यू और भी बहुत ज़्यादा कम करना है तो अब मुझे डाइवर्टर का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि उसमें डाइवर्टर में ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा करंट चली जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस मेथड में अपन क्या करने वाले, सिर्फ आर्मेचर की करंट को क्या करने वाले, कंट्रोल करने वाले, क्या करने वाले, आर्मेचर की करंट को कंट्रोल करने वाले। आप थोड़ा इंपॉर्टेंटली इस बात में, मतलब जब आप इसके बारे में सुन रहे हो तो बस थोड़ा इंपॉर्टेंटली आप इसके बारे में सोचिएगा कि किसके लिए एप्लीकेबल है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट टॉर्क लोड, दिस इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, कांस्टेंट टॉर्क लोड। अब आपको इसमें दिख रहा है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू K phi IA में दिख रहा है कि आर्मेचर करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, आर्मेचर करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फ्लक्स करंट कितनी हो रही है या फील्ड की करंट कितनी, भाई उसमें तो उतनी करंट जा रही है ना। आप देख सकते हैं आर्मेचर करंट जितनी इसके पहले थी नॉर्मल केस में, वही करंट अभी भी तो फील्ड में से जा रही है। इसका मतलब क्या, जब मैं टॉर्क एक्सप्रेशन लिखूंगा टॉर्क इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय फाई मल्टीप्लाई बाय IA ऐसा लिखूंगा तो मुझे यहाँ से एक बात पता चल रही है कि भाई फ्लक्स तो मेरा कैसा है, रेटेड है, फ्लक्स तो मेरे पास कैसा है, रेटेड है। मतलब जो नॉर्मल केस में था वही मेरे पास क्या है, मेरे पास फ्लक्स है फिलहाल अगर देखा जाए तो फ्लक्स कैसा है, मेरे पास रेटेड है। ये क्या हो रहा है, मेरे पास डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मेरे पास डिक्रीज कर रहा है। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, रेटेड मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं, इस ओवरऑल क्वांटिटी में कुछ चेंज नहीं, दिस क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा भाई, जो टॉर्क होगा टॉर्क विल बी डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा, टॉर्क विल बी व्हाट, डिक्रीजिंग। अगर टॉर्क डिक्रीज कर रहा है तो होगा क्या, टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइनस टी मोटर, दिस ओवरऑल टॉर्क will give us what, it will give us negative value which should not be which is not expected for the steady state operation. It means it is giving us an indication of the deceleration. It is giving us what, it is giving us the indication of what, deceleration. Deceleration मतलब कुछ भी नहीं, उसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या,
स्पीड क्या हो रहा है उसका, डिक्रीज हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। अब स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे टॉर्क कैसा चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टॉर्क लोड के लिए ही तो मेथड एप्लीकेबल है। इसमें तो मतलब ये तो यार वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो गलत है ऐसा, मतलब गलत नहीं है। उसको सही करने के लिए देखिए अभी क्या होगा उसके बारे में सोचेगा। अब देखिए सही किस तरीके से होगा है। अब आपके पास देखिए क्या है ना कि टॉर्क क्या है आपके पास, टॉर्क इज इक्वल्स टू के फाई मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट, इस टाइप से है भाई। अब आपके पास क्या है ना कि आपका आर्मेचर करंट जो है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और फ्लक्स क्या इतना कांस्टेंट था जब मैं इसके जब यहाँ पे बोल रहा था तब। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मुझे टॉर्क को कांस्टेंट करना है तो इसमें आए फ्लक्स को बढ़ना होगा, फ्लक्स को बढ़ेगा तभी तो मतलब टॉर्क कांस्टेंट हो पाएगा, अदरवाइज टॉर्क तो कांस्टेंट हो ही नहीं पाएगा। अब टॉर्क को कांस्टेंट करने के लिए फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई से थोड़ा ज्यादा करंट खींचना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा, तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। और इस पर्टिकुलर केस में क्या करेगा पता है, इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो फील्ड होगी, फील्ड क्या करेगी, एक्स्ट्रा करंट खींचेगी सप्लाई से। फील्ड क्या करेगी, फील्ड विल डिमांड द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मैग्नेट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सप्लाई। फील्ड विल डिमांड व्हाट, इट विल डिमांड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सप्लाई। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, उसको ये करना है, मतलब उसको अंडरस्टैंड करना है। जिस तरीके से आप उसको इस तरीके से अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो तो मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए आप इस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन इस मेथड के बारे में बोला जाए ना, दिस मेथड इज नॉट दैट मच इकोनॉमिकल फॉर ऑपरेशन, बिकॉज डायोड रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस में कनेक्ट करना, फिर उसके वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस आएंगे, तो उसके लिए हीट डिसिपेशन, तो हीट डिसिपेशन के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा टेक्निक वगैरह लगाना है, तो थोड़ा इसके लिए थोड़ा रिस्की होता है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाता है। इसके लिए दिस मेथड इज नॉट दैट मच यूटिलाइज्ड और इट इज नॉट फॉर दैट मच इकोनॉमिकल ऑपरेशन, आई कैन कॉल इट इज व्हाट। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपन फ्लक्स कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मशीन के बारे में, और उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ डिफरेंट टेक्निक्स है स्पीड कंट्रोल के, डीसी सीरीज मोटर के, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अभी फ्लक्स कंट्रोल और डीसी सीरीज मोटर के बारे में। ठीक है, स्पीड कंट्रोल टेक्निक में जो अपन सेकंड टेक्निक देख रहे हैं, फ्लक्स कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, फ्लक्स कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। अगर आपको फ्लक्स को कंट्रोल करना है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि फील्ड के करंट को अपन को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो उसके अक्रॉस में कोई डाइवर्टर कनेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा। देखिए फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए हो सकता है कि डायरेक्टली अपन को वाइंडिंग को ही चेंज करना पड़ेगा, और वाइंडिंग के फिजिकल पैरामीटर रो एल अपॉन ए उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो इसके लिए अपन उसको डायरेक्टली फिजिकली उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो अपन ऐसे कुछ टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे उसका फील्ड जो है या फ्लक्स जो है वो कंट्रोल हो पाए, उसके बारे में अपन फिलहाल देख ले बात करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत सिंपल तरीका है इसका। मैं सबसे पहले बात करूंगा फील्ड डाइवर्टर टेक्निक के बारे में। फ्लक्स डाइवर्टर या फील्ड डाइवर्टर, यू कैन कॉल इट एज व्हाट, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल या फ्लक्स डाइवर्टर। ऑब्वियस है कि अगर आपको किसी चीज को डाइवर्ट करना है तो उसके अक्रॉस में अपन को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी आपने उसके अक्रॉस में पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो उसके करंट को। ठीक है, और फील्ड फ्लक्स मतलब क्या, फील्ड करंट अल्टीमेटली देखा जाए तो। ठीक है, तो देखिए दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द फील्ड, ये नॉर्मल केस है पहले, दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है इस तरीके से। देन आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर ए सी। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज इज वी टी, armature current is IA, this is the series current, this is the line current। ठीक है, और इसके जो भी कुछ तरीके इस मेथड को समझने के लिए तो आप उसके बारे में एक सिंपल बात याद रखना कि जो पहले उसके पहले जो टॉर्क इक्वेशंस वगैरह ईबी वगैरह उसके सारे इक्वेशंस अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको अपने आप चीज़ें पता चल जाएगी कि बेसिकली इसका स्पीड कंट्रोल किस तरीके से होने वाला है। टॉर्क इज इक्वल टू के फाई मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई ए। ठीक है, EB is equals to VT minus IA
आर ए प्लस आर ए सी, ठीक है। ई वी का डायनामिक इक्वेशन होता है ई वी इज इक्वल टू के फाई आई ए, सॉरी के फाई ओमेगा एन होता है एक्चुअली, ठीक है। सो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन के फाई विच इज इक्वल्स टू वी टी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी डिवाइडेड बाई के फाई डिवाइडेड बाई के फाई। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ फील्ड फ्लक्स कंट्रोल की। किसके बात कर रहा हूँ? फील्ड फ्लक्स कंट्रोल की। जब भी मैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल की बात करूँ तो इसमें एक बात आपको याद रहना चाहिए, फील्ड करंट को मैं क्या कर रहा हूँ? अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मैं फील्ड करंट को अगर कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ तो उसमें वो ये रहा है कि फील्ड करंट को अगर मैं कंट्रोल करूँ तो यहाँ से मुझे फील्ड करंट और स्पीड इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे पता चलेगी? देखिए इस तरीके से, तो ओमेगा एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्लक्स। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई कि भाई अगर मैं फ्लक्स को अगर बढ़ा दूँ, क्या बोल रहा हूँ, फ्लक्स को अगर मैं बढ़ा दूँ तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ओमेगा एन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। या फ्लक्स को मैं क्या कर दूँ? कम कर दूँ। तो फ्लक्स को कम करने की वजह से देखिए होने क्या वाला है, हाँ, फ्लक्स को अगर मैं कंट्रोल कर दूँ, कम कर दूँ, तो ओमेगा क्या कर देगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाके सोचते हो, पीछे जाके अगर सुनते भी हो कि जो मैंने आपको शंट मशीन के बारे में बताया था, डीसी शंट मोटर के बारे में बताया था, उस टाइम पे मैंने जो आपको बोला था कि जब आप शंट या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मशीन के बारे में बात करते हो तो बेटा उसमें आपने एक बात उसमें पढ़ी थी कि जो भी कुछ फ्लक्स कंट्रोल मशीन होती, फ्लक्स कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मशीन था, उसमें आपने बोला था कि इट दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दी स्पीड कंट्रोल बट अबोव द बेस स्पीड, रेटेड स्पीड, फुल लोड स्पीड के ऊपर ही अगर आप जाओगे तो उसी पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है कि आप उसका स्पीड को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए उसके नीचे वाले स्पीड के लिए आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। इतना समझ में आ गया? अब मैं बात करूंगा, देखिए उसको अगर मुझे कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं, आराम से बस उसके अक्रॉस में, फील्ड के अक्रॉस में एक डाइवर्टर कनेक्ट कर देना है। वो किस तरीके से करना है अभी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए केस 2 में उसको आपके लिए हेडिंग डालता हूँ, केस 2 विथ फील्ड डाइवर्टर। क्या? विथ फील्ड डाइवर्टर, विथ फील्ड डाइवर्टर, ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा आप। विथ फील्ड डाइवर्टर जो होगा तो देखिए वो किस तरीके से होगा। दिस इज आर ए, दिस इज आर ए सी। बट अगर मैंने उसमें बोल दिया कि मुझे उसके अक्रॉस में फील्ड डाइवर्टर कनेक्ट करना है तो किसके अक्रॉस में कनेक्ट करोगे? ऑब्वियस है कि फील्ड का नाम लिया है तो मतलब फील्ड के अक्रॉस में कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फील्ड डाइवर्टर है आपके पास एक्चुअली। इसकी पोजीशन अपने ऊपर डिपेंड है, आपको कितना फ्लक्स कंट्रोल करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप उसको जितना कंट्रोल करना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? उसका कंट्रोल करने वाले हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखिए उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उसको जहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना उसको आप क्या कीजिएगा? वहीं पे आप उसको प्लेस कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, आप उसको फ्लक्स को कंट्रोल कर पाओगे। अभी कैसे कंट्रोल कर पाओगे? देखिए आप इसका आर एच ओ नहीं, मैं इसको आर डी आई भी बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? आर डी आई वी मतलब क्या? डाइवर्टर रेजिस्टेंस, एंड दिस इज आर ए सी। बट अगर मुझे बात बोलो आर डी आई वी का वैल्यू, सपोज द वैल्यू ऑफ द आर डी आई वी, अगर सपोज का वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? आर ए सी के कंपैरिजन में। तो आर ए सी की मतलब इसमें थोड़ी जो करंट जाएगी, अगर सपोज इसके पहले नॉर्मल केस में अगर मैं बताऊँ कि सपोज अगर इसमें 10 एम्पियर करंट जा रही थी, इसका सपोज रेजिस्टेंस 1 ओम है, कितना है? 1 ओम है। सपोज अगर उसका रेजिस्टेंस 1 तो ठीक है 0.1 कर देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस 0.1 और यहाँ पे जो करंट जा रही है एक्चुअली 10 एम्पियर करंट जा रही है। कितनी जा रही है? 10 एम्पियर करंट जा रही है। और अगर सपोज मैं इसमें 0.2 ओम रेजिस्टेंस अगर उसमें मैं ऐड कर दूँ और इसमें 0.1 है इसका रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस में 0.2 पे मैं क्या कर रहा हूँ? उसको लेके आओ, या 0.2 पे मैंने उसको क्या है ना सेट कर दिया। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो करंट आ रही है 10 एम्पियर, क्या है ना 10 एम्पियर जो करंट आ रही है यहाँ से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.1, तो क्या है ना कि मतलब मुझे इसमें से जो करंट आएगी डेफिनेटली कम हो जाएगी। इसमें जो करंट आएगी मेरे पास फील्ड वाइंडिंग में, अगर आप यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हो तो 6.66 एम्पियर करंट इसमें चली जाएगी और 3.33 एम्पियर करंट इसमें से चली जाएगी। इसका मतलब क्या? ऑब्वियस क्या है, इसके पहले जो इसमें 10 एम्पियर करंट आ रही थी इसमें अभी कितनी होगी? इसमें तो अभी उससे भी कम होगी। कितनी होगी? अभी तो 6.66 एम्पियर करंट आ रही है, क्योंकि जो बाकी की जो करंट है 3.33 एम्पियर, दैट एक्स्ट्रा करंट इज फ्लोइंग थ्रू, दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस
डाइवर्टर रेजिस्टेंस, और डाइवर्टर के थ्रू क्या ना ये आगे पूरी की पूरी जो आर्मेचर को तो उतनी करंट मिल रही है जिसके पहले मिल रही थी। आर्मेचर करंट इज 10 एम्पियर, क्योंकि देखिए ना यहाँ से कितनी करंट जा रही है, यहाँ से जा रही है 3.33 एम्पियर करंट, और इधर से जो जा रही है दिस इज 6.66 एम्पियर करंट। दोनों करंट मिलकर अल्टीमेटली तो आर्मेचर को तो उतनी करंट मिलने वाली है, लेकिन जो फील्ड की करंट कैसे होगी, कम होगी। फील्ड की करंट कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, फील्ड की करंट कम होने की वजह से क्या होगा, भाई मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया वहाँ पे सारी चीजें। फील्ड की करंट कम होने की वजह से स्पीड तो बढ़ने वाली, ये तो स्टेडी स्टेट केस है। ट्रांजिएंट में क्या होगा, ट्रांजिएंट के लिए मैंने डीसी शंट मोटर में पूरा का पूरा बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको क्या होगा। मैं सिर्फ आपको ओरली बता दे रहा हूँ, ओरली मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सब चीजें। देखिए सबसे पहले क्या होगा ना, आपके पास फील्ड का फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फील्ड का फ्लक्स कम होने की वजह से क्या होगा, आपके पास ईबी कम हो जाएगा। देखिए ठीक है, मैं बता ही देता हूँ अभी, आप में से अगर बहुत सारे लोग उसको नहीं देखे होंगे इसके पहले वीडियो, तो मैं उसको अभी समझा देता हूँ बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके पास आर्मेचर की करंट क्या होगी, आर्मेचर इज इक्वल्स टू VT माइनस EB अपॉन RA। ये नॉर्मल केस की करंट होती है, ये किसकी करंट है, नॉर्मल केस की करंट है। किसकी करंट है, नॉर्मल केस की, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें होगा कुछ भी नहीं, बस इतना ही होगा कि जब आप उसके अक्रॉस में जो फील्ड डाइवर्टर के अक्रॉस, मतलब कि फील्ड के अक्रॉस में जब डाइवर्टर कनेक्ट करोगे तो फील्ड की करंट कम हो जाएगी। तो जो फील्ड की करंट आएगी 5 इज इक्वल्स टू IF, तो फील्ड की करंट होगी दैट करंट इज गोना इक्वल्स टू, इट विल बी RDIV डिवाइडेड बाय RSE प्लस RDIV मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर्मेचर करंट आई है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर्मेचर करंट आई है। उतनी करंट आ रही है, करंट में तो कुछ चेंज किया नहीं, करंट तो कांस्टेंट है भाई। इसके पहले जितनी करंट थी वही करंट अभी भी आ रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सेम करंट आ रही है अभी भी। अब बस इसमें हो क्या जाएगा देखना भी, इसमें जो हो जाएगा, इसमें ये प्रॉब्लम ये होगा कि भाई हाँ फ्लक्स का वैल्यू फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो मुझे एक बात बोलो, EB इज इक्वल्स टू K phi ओमेगा इन, ये वाला आपके पास होता है। सबसे पहले कौन वेरी होगा, अगर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को वेरी कर रहे हैं तो दो EB इज इक्वल्स टू अपने आप में एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है इंड्यूस्ड EMF पे। EB इज इक्वल्स टू K phi ओमेगा इन, ओमेगा इन क्या है, तो मैकेनिकल क्वांटिटी है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा तो ये चेंज होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसी को तो चेंज करने इतना पूरा का पूरा अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक ऐसी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी कि जिसका टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ही कम है, तो सबसे पहले उसको पता चलेगा कि भाई ये चेंज हो गया। जैसे मैंने बोला कि ये क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कम होने की वजह से कौन चेंज होगा, EB कम होगा। जैसे भी मैंने बोला कि EB कम होगा, तो EB के कम होने की वजह से होगा क्या, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रही है, EB IA इज इक्वल्स टू VT माइनस IARA, VT माइनस IA नहीं EB डिवाइडेड बाय, अभी जो एक्सप्रेशन आएगी आपके पास ये वाले आएगी RA प्लस, अभी तो इसका तो मतलब ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आएगा ये तो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आने वाला है। यहाँ पे RA जो आ रहा था एक्चुअली RA प्लस RAC था बेसिकली, थोड़ा मैं गलत लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा RSE पैरेलल RAC पैरेलल R डाइवर्टर, क्या R डाइवर्टर, समझ में आ रही बात, इस तरीके से आने वाला बेटा आपके पास है, ठीक है। अब हो क्या जाएगा, जो ये देखिए इसमें क्या ना EB भी डिक्रीज कर रहा है और जो ओवरऑल टर्म है AB डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस कि भाई IA क्या होगा, अपने आप में क्या कर जाएगा, IA इंक्रीज कर जाएगा, IA क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों IA, देखिए ना ये कम कर रहा है, तो मतलब कि ये अगर आप इसके पहले अगर 150 था और यहाँ पे 100 था, अभी 100 की जगह पे 90 हो गया, तो इसके पहले 50 डिफरेंस आ रहा था, अभी 60 आएगा। इसका मतलब कि IA क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। IA की इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या, IA की इंक्रीज करने होगा कुछ नहीं, तो एक्सेलरेटिंग टॉर्क, जो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, T इज इक्वल्स टू K phi मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट IA। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, आपने पास देखिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स कर रहा है रिड्यूस हो रहा है, और IA क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था कि डिक्रीज इन फ्लक्स इज नॉट दैट मच एज इंक्रीज इन द करंट, दैट्स व्हाई द एंटायर जो टोटल जो इफेक्ट आएगा, दिस एंटायर इफेक्ट विल बी इंक्रीज इन द टॉर्क, दिस एंटायर इफेक्ट विल बी इन व्हाट, इट विल बी इंक्रीज इन द टॉर्क। अब टॉर्क इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो एक्सेलरेटिंग टॉर्क वाला जो एक्सप्रेशन रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क माइनस मोटर टॉर्क, उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, उसने जो स्विंग इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, दिस विल नॉट फॉलो द स्विंग इक्वेशन एज लॉन्ग एज द डिफरेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मोटर टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा तो उसमें सबसे बड़ी जो बात आएगी अभी, वो बात रहेगी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T इलेक्ट्रिकल minus T motor is not constant, particularly in this case this is not constant. Why it is not constant? Because T electromagnetic increase, ये increase होने की वजह से T electromagnetic minus motor, this is becoming what, this is becoming accelerating one, this is become what, accelerating, क्योंकि ये वाला जो टॉर्क है ना एक्सेलरेटिंग टॉर्क आ रहा है, और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड अगर बढ़ रही है तो आप देखना उसको किस तरीके से बढ़ेगी। अब स्पीड अगर बढ़ रही है तो मुझे एक बात बोलो, EB के एक्सप्रेशन पे देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी अगर स्पीड बढ़ गई तो आपके पास जो EB का एक्सप्रेशन होगा, EB इज इक्वल्स टू K phi मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा इन, इस टाइप से था। अब उसके पहले अगर देखा था तो EB क्या कर रहा था, कम कर रहा था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे फ्लक्स कंट्रोल हुआ था, फ्लक्स क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब फ्लक्स अगर कम हो रहा था और EB क्या हो रहा था, EB भी कम हो रहा था, उसी काइंड ऑफ उसी एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूं तो अभी ओमेगा इन में क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि स्पीड अभी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब स्पीड की इंक्रीज होने की वजह से देखिए ये कम कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, और ये क्या था ना, EB उस टाइम पे क्या कर रहा था, कम कर रहा था, EB क्या कर रहा था उस टाइम पे, कम कर रहा था। लेकिन मैंने बोला था कि फ्लक्स का कंट्रोल बहुत छोटा हुआ है, बहुत छोटे तरीके से आपका फ्लक्स क्या हुआ, कंट्रोल हुआ है, मतलब क्या उसका वैल्यू बहुत कम हुआ है। तो उस टाइम पे देखा था तो EB का जितना
डिक्रीज था उसके कंपैरिजन में अगर जो स्पीड का इंक्रीमेंट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, ये इंक्रीमेंट इसके डिक्रीमेंट को क्या कर देगा, नलिफाई कर देगा, और जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा दैट ओवरऑल इफेक्ट विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द ईबी, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द ईबी। अब ईबी का वैल्यू इंक्रीज हो गया, ईबी के वैल्यू को इंक्रीज होने की वजह से अब देखना होगा क्या, अभी ईबी के वैल्यू के इंक्रीज होने की वजह से जो बेटा आपके पास जो करंट की एक्सप्रेशन होगी आई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस ई बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस जो आर ए, इसका जो आर ए से पैरेलल आर डाइवर्टर जो आएगा उसका एक्सप्रेशन आएगा इस टाइम पे। और यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी ये इंक्रीज कर रहा है, अभी ये इंक्रीज करने की वजह से ओवरऑल टर्म क्या कर जाएगी आपके पास, ओवरऑल टर्म तो भाई ये तो क्या कर जाएगी, दिस ओवरऑल टर्म विल डिक्रीज, और ये तो इसके पहले जितना था उतना ही यहाँ पे भी है। ये ओवरऑल टर्म डिक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगी। अब करंट तो डिक्रीज हो ही गई है, क्या हो गया, करंट तो अभी डिक्रीज हो ही गई है। करंट अगर अभी डिक्रीज हो गई है तो टॉर्क एक्सप्रेशन पे देखिए क्या फर्क पड़ेगा। अभी टॉर्क एक्सप्रेशन क्या कर जाएगा, टॉर्क जो अगर रिड्यूस करेगा तो टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइनस टी मोटार, जो कि इसके पहले इंक्रीज कर रहा था, जो कि जिक्र रहता है ना पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग था, अब ये क्या कर जाएगा, कम होते चले जाएगा, कम होते चला गया। कब तक कम होगा, वो तब तक कम होगा जब तक इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा नहीं हो जाता, कांस्टेंट नहीं हो जाता। वो तब तक क्या करेगा, तब अब ये डिक्रीजिंग हो रहा है, वो तब तक कम होगा कि जब तक इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या नहीं हो जाता, कांस्टेंट नहीं हो जाता। और जब तक इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो जाता तब तक आपकी स्पीड क्या करेगी, बढ़ती रहेगी। जिस इंस्टेंट पे आपका इन दोनों के डिफरेंस कांस्टेंट होगा उस इंस्टेंट पे आपकी जो स्पीड रहेगी ना, स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। आपकी जो स्पीड बनेगी, स्पीड क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगा। जैसे भी आपकी स्पीड कांस्टेंट बन जाएगी, दैट विल बी द स्टेडी स्टेट स्पीड विथ विच योर मोटर विल रोटेट। समझ में आ रही बात। तो ये सारा का सारा जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसके पहले मैं आपको डीसी शंट मोटर में भी समझा चुका हूँ, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के टेक्निक में सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर में भी करने अप्लाई करना है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे जो मैंने फील्ड फ्लक्स कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक यूज करी थी, वहाँ पे मैंने एक्सटर्नली जो एक्सटर्नली जो मेरे पास फील्ड थी, फील्ड के सीरीज में मैंने क्या था ना, डाइवर्टर को ऐड कर दिया था। अब मैंने उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें भी करा सकते हो इसे। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर टेक्निक। तो आप इसको मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। और देखिए आप इसके बारे में अगर आपको कुछ उसके की पॉइंट्स तो सबसे पहला की पॉइंट क्या होगा आपके पास, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक है। तो बेटा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक है तो ऑब्वियसली कि इसका जो स्पीड कंट्रोल वाला जो मैकेनिज्म होगा वो कैसा होगा, अबव द बेस स्पीड, बिलो द बेस स्पीड या इक्वल टू द बेस स्पीड, अबव द बेस स्पीड, याद रखना उसको। और उस टाइम पे भी मतलब उसमें जो था अपन जो उसमें पढ़े थे, किसमें जो इसमें पढ़े थे अपन डीसी शंट मशीन में, उसमें भी क्या था, अबव द बेस स्पीड था, अबव द क्या था, बेस स्पीड था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड अबव द बेस स्पीड। और उस टाइम पे मैंने आपको वहाँ पे क्या समझाया था, वो सब चीज़ें आपको याद है कि बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए नहीं जा सकते हो आप। समझ में आ रही बात। वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक बार फिर से पिछला वाला वीडियो देख लेना, तब जाके इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे और इससे दोनों में बहुत ज़्यादा लिंकेज है। तो आप मेरे हिसाब से उसको बहुत अच्छे से पहले प्रिपेयर करो, उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो। ठीक है, देखिए अभी मैंने जो पढ़ाया ना आपको, अभी मैंने सिर्फ क्या पढ़ा आपको, सिर्फ फील्ड को मैंने क्या किया, कंट्रोल किया। फील्ड को क्या सिर्फ किया मैंने, कंट्रोल किया। अब मुझे फील्ड को देखिए, जो अलग अलग जो आपके पास जो ट्रैक्शन मोटर होते हैं या जो सीरीज फील्ड पैरेलल कंट्रोल के बारे में जो बात करते हो, वो वाली जो डीसी सीरीज मोटर का जो स्पीड कंट्रोल की बात की जाती है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास नॉर्मल था कि मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। लेकिन जब आप ट्रैक्शन मोटर की बात करोगे तो उसमें जो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, उसमें भी यही वाला कंट्रोल यूज करते हैं। जो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल की बात की जाती है ना, उसमें ना डिटेल से नॉर्मल वाइंडिंग नहीं होती है। ये वाली जो वाइंडिंग मेरे पास फिलहाल जो कनेक्ट करी है ना, सपोज यहाँ पे मेरे पास ऐसी कोई वाइंडिंग है, सपोज मेरे पास एक वाइंडिंग है इस टाइप से, ठीक है। इस वाइंडिंग को क्या करेंगे ना, उसके ऐसे टर्न्स के फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, और ये सिमिलरली इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपके पास यहाँ पे ऐसे अलग अलग टाइप के यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक स्विच रहेगा और इसको किसके साथ कनेक्ट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5। तो इस टाइप के अलग अलग स्विचेस है कि जहाँ पे आपको क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है। तो जहाँ पे आप कनेक्ट करोगे, देखिए अगर आप स्टार्टिंग और यहाँ पे इसको जो कनेक्ट किया होगा ना, दिस विल बी कनेक्टेड टू द आर्मेचर ऑफ द मशीन, दिस विल बी कनेक्टेड टू द व्हाट, आर्मेचर ऑफ द मशीन। और इसको अगर आप आर्मेचर पे कनेक्ट कर रहे हो और आपके पास जो सप्लाई आ रहा है, सप्लाई यहाँ से आने वाला है, ठीक है। और सप्लाई का जो टर्मिनल है, यहाँ पे जो सप्लाई का जो टर्मिनल है,
जिस टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये टर्मिनल आपने अगर सपोज आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्स चाहिए, मतलब क्या बहुत ज़्यादा फ्लक्स की वजह से क्या होगा आपके पास, हायर इज द फ्लक्स लोअर इज द स्पीड, समझ में मेरी बात। तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्स चाहिए तो सारे के सारे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है सभी को क्या कीजिएगा, कनेक्ट कर देगा। अगर उतना नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देगा। जैसे भी आपने नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दिया तो आपका ओवरऑल फ्लक्स कम हो जाएगा, जैसे भी फ्लक्स कम हो गया तो आपकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरऑल टॉर्क कम हो जाएगा। फ्लक्स कम होने की वजह से स्पीड बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली यार फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियस है कि हर एक चीज़ में जो आएगा उसमें जो स्पीड जो कंट्रोल की जाएगी दैट स्पीड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द बेस स्पीड, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में जो टैपिंग के फील्ड फ्लक्स जो टैपिंग जो होगी ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, फ्लक्स कंट्रोलर डीसी सीरीज मोटर। इसमें जो नेक्स्ट मेथड आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी फील्ड टैप्ड मेथड। क्या, फील्ड टैप मेथड। तो इसमें क्या है ना कि फील्ड को आप कहाँ पे टैप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका फील्ड का फ्लक्स चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इसमें अपन वही जो नॉर्मल अपन का होता है आपके पास, क्या केस 1 केस 2 पढ़ा लेते हैं। केस 1, ठीक है, जो नॉर्मल केस होगा उसके लिए देख लेते हैं भाई पहले। ठीक है, दिस इज आर ए, दिस इज आर ए सी। लास्ट मेथड में अपन ने देखा कि डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा के अपन उसके अक्रॉस का उसके अक्रॉस की मतलब जो फील्ड की करंट है उस करंट को अपन कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पे अपन क्या है ना कि फील्ड टैपिंग मेथड्स अपन यहाँ पे यूज करने वाले। कौन सा मेथड, फील्ड टैपिंग मेथड। एक्चुअली मेथड का नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड टैप्ड मेथड, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल केस में ऐसा होता है एक्चुअली, लेकिन जब आप इस मेथड के लिए जाओगे ना फील्ड टैप्ड मेथड के लिए, तो उसमें देखना कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखिए वो जो नॉर्मल अपन के पास सपोज कोई एक वाइंडिंग है इस टाइप से, ये वाली जो वाइंडिंग है यहाँ पे कैसे ना मैं एक स्ट्रेट वाइंडिंग के तौर पर मैंने इसको दिखाया, कैसे ना एक डायरेक्टली लीनियर वाइंडिंग के तौर पर मैंने इसको दिखाया। लेकिन जब इस वाइंडिंग के जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स बना के जब उसके मैं टर्न्स बना दूंगा, मतलब क्या ना उसके ऐसे ग्रुप में अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बना दूंगा तो इस वाइंडिंग को देख के मैं अलग अलग तरीके से किस तरीके से बना सकता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं उसके एक ऐसा इस टाइप से देखिए मेरे पास क्या है ना इसके ऐसे ये है, मैं कह सकता हूँ कि फील्ड टैप्स मतलब क्या है ना टैपिंग्स कर दिया मैंने यहाँ पे उसके, आप कह सकते हो उसको क्या कह सकते हो आप इस तरीके से, और उसके ऐसे टर्न्स के मैंने अलग अलग सेट कर दिए, सेट बना दिए हैं, ठीक है। यहीं पे मुझे देखना है कि उसका फील्ड किस तरीके से कंट्रोल होने वाला होता है बेसिकली, ठीक है। जब आप इसकी बात करोगे तो देखिए इसी कंट्रोल मतलब इसी टाइप की जो टेक्निक है इस टेक्निक को अब मैं इसमें एम्प्लॉय करूंगा। मतलब क्या ना एक नॉर्मल ऐसे सीरीज नॉर्मल ऐसे डायरेक्टली वायर यूज़ करने से बेहतर है कि या इस टाइप की कॉइल यूज़ करने से बेहतर है कि मैं इसको ऐसे अलग अलग टाइप के मैं उसका टर्न्स बना के जितने टर्न्स मैं सेलेक्ट करूँगा उसके अकॉर्डिंग मेरा जो फ्लक्स होगा फ्लक्स सेलेक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग मेरा स्पीड कंट्रोल होगा। और अपन तो जानते हैं कि फील्ड फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें जो कंट्रोल अप्लाई करूंगा वो कंट्रोल देखिए किस तरीके से होने वाला है। एटलीस्ट 2 टर्न्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि दिस इज द फील्ड ऑफ द डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। और इस फील्ड को देखिए मैं किस तरीके से एम्प्लॉय करने वाला हूँ। मेरा जो सर्किट है अभी आर्मेचर सर्किट, उसमें देखना कि उसको किस तरीके से मैं एम्प्लॉय करूँगा। डीसी सीरीज मोटर का सर्किट, सॉरी आर्मेचर सर्किट नहीं, ठीक है, इस टाइप से। और एक्चुअली ये इस टाइप से कर दिया मैं। अब इसमें देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे नहीं कनेक्ट करूँगा। कहा क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्टली उसको मैं नहीं कनेक्ट करूँगा, मैं कनेक्ट करूँगा उसको कि
ये देखिए नंबर ऑफ टर्न्स में उसको दे देता हूँ, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये अलग अलग 4 अलग अलग उसके सेट है कि दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्न्स, दिस आर आल्सो हैविंग सम नंबर ऑफ टर्न्स, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। अब मेरे ऊपर यहाँ पे जो स्विच है मेरे ऊपर डिपेंड है कि देखिए आप कह सकते हो कि मेरे पास ये जो स्विच है मैं इसको थोड़ा और इसमें कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, उसको यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं उसको यहाँ पे भी एक जगह पे ऐसा कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाला जो स्विच है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे रेटेड सप्लाई तो दे दी है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे तो रेटेड सप्लाई दे दी है VT, जो कि मेरी क्या है ना रेटेड सप्लाई है, रेटेड सप्लाई तो मैंने दे दी है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास जो स्विच है ना, इस स्विच को, और ये तो कनेक्टेड है इसके आर्मेचर के अक्रॉस में तो कनेक्टेड है सेकंड टर्मिनल, और ये वाला जो स्विच है मेरे ऊपर डिपेंड है अभी कि मैं इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे उसको कहाँ पे कनेक्ट करना है। सपोज डैट क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज डैट अगर नॉर्मल केस में जो सभी के सभी अगर वाइंडिंग्स जो है मेरे पास, मतलब सभी के सभी टर्न्स अगर मेरे सर्किट में, जो नॉर्मल केस रहने वाला, क्योंकि पूरी की पूरी वाइंडिंग अगर आपके सर्किट में आ रही तो भाई ऑब्वियस है ना कि उसमें थोड़ी ना कुछ चेंज करने वाले हो, इसका मतलब क्या पूरे के पूरे जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो जो उसके नॉर्मल जो कॉइल है या सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है उसके पूरे के पूरे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ना सर्किट में रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका फ्लक्स रिड्यूस करना है, आपको क्या करना है, फ्लक्स रिड्यूस करना है। अगर आप फ्लक्स रिडक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, उसके नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फ्लक्स बेसिकली देखिए बेटा क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। रिलक्टेंस तो उसका कांस्टेंट ऐसे में कंसीडर करके चल रहा हूं, खैर रिलक्टेंस के बारे में ज़्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर मुझे देखिए फ्लक्स को कम करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लक्स को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एमएमएफ को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एमएमएफ को कम करना पड़ेगा। अगर मुझे एमएमएफ कम करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट क्या करनी पड़ेगी, उसकी कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें से जितने नंबर ऑफ टर्न्स सेलेक्ट करोगे उन पूरे के पूरे नंबर ऑफ टर्न्स में तो करंट फ्लो होने वाली है। अगर मैं इसका मतलब क्या, जो टर्न्स है, मतलब क्या जो टर्न्स है उनको अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो उसमें से तो सेलेक्ट करने के बाद तो ऑब्वियस उसमें तो करंट फ्लो ही करने वाली है। इसका मतलब क्या, जिनको मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगी। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब बस इतना ही है कि जितने टर्न्स में सेलेक्ट करूंगा उतना ज़्यादा एमएमएफ मुझे मिलेगा, उतना ज़्यादा फ्लक्स मुझे मिलेगा। जितने कम टर्न्स में सेलेक्ट करूंगा उतना कम फ्लक्स मुझे मिलेगा, उतना कम मुझे एमएमएफ मिलेगा, और उतना जो भी कुछ मुझे स्पीड वगैरह चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो उस तरीके से वैरी होने वाला। लेकिन ये जो नॉर्मल केस होगा ना, नॉर्मल केस में सारे के सारे जो फील्ड्स होंगे ना वो क्या करेंगे, सारे के सारे फील्ड जो होंगे वो कनेक्टेड रहेंगे नॉर्मल केस में, नॉर्मल ऑपरेशन में। क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल ऑपरेशन में सारे के सारे जो फील्ड्स हो क्या होंगी, कनेक्टेड रहेगी। लेकिन अगर अब सपोज मुझे उसका स्पीड अभी रेटेड स्पीड से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अपन को एक बात पता है, क्या पता है अपन को, जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड होता है, क्या फ्लक्स कंट्रोल मेथड जो होता है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द स्पीड कंट्रोल ग्रेटर देन रेटेड स्पीड, ग्रेटर देन व्हाट, रेटेड स्पीड। अगर आप उसका स्पीड रेटेड स्पीड से ज़्यादा चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके नंबर ऑफ टर्न्स को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब उसका एमएमएफ कम करना पड़ेगा, उसका करंट फ्लोइंग थ्रू दोस नंबर ऑफ टर्न्स of the series field winding you will have to reduce, then and then it is possible to reduce the flux and then it is possible to increase the speed of the motor above the rated speed। समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या, अगर आप उसको अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर ऑफ टर्न्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस उतने टर्न सेलेक्ट करने के जितने टर्न सेलेक्ट करने की वजह से आपका फ्लक्स कम हो जाए और उसके जितना रिक्वायर्ड स्पीड है उसके रिक्वायर्ड स्पीड के प्रोपोर्शन में। सपोज अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास 4 अलग अलग क्या है ना अभी नंबर ऑफ टर्न्स रहने वाले हैं, यहाँ पे क्या है ना 4 अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स है, एक देख सकते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से 4 है। सपोज अगर मैं थोड़ा स्पीड ज़्यादा चाहता हूँ तो ज़्यादा स्पीड के लिए क्या है ना नंबर ऑफ टर्न्स मुझे कम करने पड़ेंगे। फिर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ से जो करंट आएगी दिस विल बी व्हाट, IL या IA में कह सकता हूँ कि दिस करंट विल फ्लो इन दिस वे, दिस विल फ्लो। इधर जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो देख सकते हो ना कि अब दिस इज ओपन सर्किटेड, तो पूरी की पूरी करंट आपकी इस तरीके से ऐसे फ्लो होते हुए इस सर्किट में चली जाएगी, इस सर्किट में क्या करेगी, चली जाएगी। तो इस तरीके से आपकी करंट जो होगी वो क्या करेगी, इस तरीके से फ्लो होने वाली है। तो इसका मतलब क्या, अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो उसके लिए आपको कम नंबर ऑफ टर्न्स सेलेक्ट करने की जरूरत है, अगर कम स्पीड चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहने देने की जरूरत है। लेकिन जो रेटेड कंडीशन पर नंबर ऑफ टर्न्स है ना उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप उसको तुम बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो भाई वो ये क्या है, ये तो उसका एक्चुअल में जो दिया है वो है, मतलब क्या रेटेड पे ये सारे के सारे। अगर सपोज अगर ये स्विच अगर 1 पे कनेक्टेड, इसका मतलब रेटेड पे। अगर आप ज्यादा स्पीड पे जाना मतलब क्या रेटेड स्पीड पे ही हो, रेटेड फ्लक्स या रेटेड फील्ड करंट उसमें से फ्लो रही है ऐसा आप कह सकते हो, रेटेड एमएमएफ आपको मिल रहा है ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से उसको एक स्विच नंबर 1 से उठा के अगर आप उसको स्विच नंबर 2 पे या कह सकता हूँ मैं 2 पे अगर आप उसको टैप कर रहे हो, डिफरेंट टैपिंग से यहाँ पे दिखाई दे रही है सिंपली अगर मैं कहूँ तो जिस टैपिंग पे आप कनेक्ट करोगे उतने नंबर ऑफ टर्न्स आपको क्या मिलेंगे, उसके उतने नंबर ऑफ टर्न्स आपके सर्किट में आने वाले, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एमएमएफ और फ्लक्स मिलने वाला है। ठीक है, ज्यादा टर्न्स अगर सेलेक्ट करोगे तो आपको ज्यादा फ्लक्स मिलेगा तो स्पीड कम हो जाएगा। अगर कम नंबर ऑफ टर्न सेलेक्ट करोगे तो आपको कम स्पीड मिलेगा
या ज़्यादा मिलेगा? कम स्पीड नहीं, ज़्यादा, कम फ्लक्स मिलेगा, ज़्यादा स्पीड मिलेगा, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन। तो आई होप कि शायद आपको समझ में आएगा, बाकी कुछ भी नहीं उसमें, जैसा मैं इसके पहले समझाते आया कि फ्लक्स और स्पीड इन दोनों का क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अब सवाल ये आता है कि इस टाइप का जो टेक्निक होता है कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो देखिए जो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक होता है ना, दिस टेक्निक इज यूटिलाइज इन केस ऑफ द ट्रैक्शन मोटर्स। इट इज यूटिलाइज इन केस ऑफ व्हाट, द ट्रैक्शन मोटर। और ट्रैक्शन पर्पस के लिए अपन उसको क्या है ना, हाँ ट्रैक्शन पर्पस के लिए, ठीक है मैं ट्रैक्शन पर्पस लिख देता हूँ। पर्पस का स्पेलिंग सही है ना, PO ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए अपन क्या है ना उसको यूज़ करने वाले होते हैं बेसिकली। तो आई होप कि शायद आपको समझ में आया होगा, उसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या है ना फील्ड को कंट्रोल करना है। फील्ड को कंट्रोल करने के लिए बस MMF आप बैलेंस कर रहे हो, MMF को आप कंट्रोल कर रहे हैं बाय सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ टर्न्स अकॉर्डिंगली, जितना स्पीड चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना सिंपल टेक्निक है, बस आपको उसको तरीके से इस तरीके से समझना है। अब इसके आगे जो टेक्निक पढ़ेंगे अपन, दैट विल बी सीरीज पैरेलल फील्ड कंट्रोल ऑफ द आर्म, सीरीज पैरेलल फील्ड कंट्रोल, एंड दिस विल बी द लास्ट टेक्निक ऑफ द स्पीड कंट्रोल इन केस ऑफ द DC सीरीज मोटर, ठीक है। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट मेथड के बारे में, क्या बोला नेक्स्ट मेथड में। देखिए नेक्स्ट मेथड जो उसका नाम है सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ फील्ड, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ फील्ड, कनेक्शन, series parallel connection of field, ठीक है। देखिए आपके पास तो नॉर्मली देखा जाए तो जो फील्ड होती है ना, मैं इसमें पहले एक थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, उसके बाद आपको पूरा समझ जाएगा। आपके पास देखिए फील्ड है, DC सीरीज मोटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इस टाइप से, ठीक है। दिस इज द आर्मेचर, these are the brushes, this is the armature resistance, this is the series field winding resistance, this is the terminal voltage VT, इस टाइप से है। इससे जो करंट जा रही है भाई, दिस इज द आर्मेचर करंट IA, दिस इज इक्वल्स टू ISE एंड दिस इज इक्वल्स टू IF, दिस इज इक्वल्स टू IL, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा ना, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना उसको दो अलग अलग हिस्सों में उसको बांट दूंगा, मैं उसको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, 2 3 4 5 जितना आपकी मर्जी, आप उतना उसको अलग अलग हिस्सों में उसको बांट सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसको मैं 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दे रहा हूँ। ये जो वाइंडिंग है मेरे पास इस तरीके से, एक मेरे पास क्या है ना, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को देखिए मैं 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दे रहा हूँ। दिस इज द वन पार्ट ऑफ द वाइंडिंग एंड दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ द वाइंडिंग, यू कैन सी दिस, ठीक है। अब इसको दोनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ दूँ तो देखिए जोड़ने के बाद जो मेरे पास जो दिस वन एंड दिस वन, दिस इज बेसिकली दी सीरीज फील्ड कनेक्शन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, सीरीज कनेक्शन ऑफ द फील्ड्स, this is the what, this is nothing but the series connection of the fields, ठीक है। इसकी करस्पॉन्डिंग अगर मैं उसका टॉर्क, उसका स्पीड और उसके करंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसका जो टॉर्क आएगा बेसिकली, टॉर्क इज इक्वल्स टू K phi मल्टीप्लाई बाय व्हाट IA, इस टाइप से होता है। और जो MMF होता है, MMF क्या होता है, MMF इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय व्हाट I, इस टाइप से होता है। अगर मैं अभी फील्ड वाइंडिंग का MMF लिख रहा हूँ तो दिस विल बिकम व्हाट NSE मल्टीप्लाई बाय व्हाट ISE, इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसके नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इसका जो खुद का जो फ्लक्स जो MMF आएगा इस वाइंडिंग का, और इस वाइंडिंग का टोटल MMF अगर मुझे देखना होगा, दिस विल बी N/2, दिस विल बी N/2। सॉरी ऐसा क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्न्स थे N, उनको 2 अलग अलग हिस्सों मैंने बांट दिया, तो दिस विल बिकम N/2, दिस विल बिकम व्हाट N/2। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा और इसमें से अगर मैं करंट ऐड करूंगा तो मेरे पास जो टोटल जो MMF आएगा दैट विल बी NSE/2 मल्टीप्लाई बाय I प्लस NSE, ये तो ISE रहेगा क्योंकि दोनों में से सेम करंट जा रही है, इसके लिए मैं इसको I/2 को लिखने की जरूरत नहीं, पैरेलल में तो बात अलग होती है। मल्टीप्लाई बाय व्हाट ISE, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय ISE, जो आपके पास जो टोटल MMF आने वाला होगा दिस विल बी दिस वन, दिस विल बी व्हाट T। और आप जब लिखते हो तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट, आप MMF लिखते हो उसमें फ्लक्स लिखते हो, एक्चुअली इस टाइप से लिखते हो, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्लक्स इज इक्वल्स टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, MMF अपॉन व्हाट रिलक्टेंस। लेकिन रिलक्टेंस के बारे में ज़्यादा अपन को यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं है, तो रिलक्टेंस को मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो आएगा एक्चुअली K मल्टीप्लाई बाय NSE
मल्टीप्लाई बाय आई ए सी, और आई ए सी और आई ए तो ये देखिए जब मैं इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दूंगा तो दोनों को सीरीज में ऐड करने के बाद अगर ये जो नॉर्मल इसके पहले कनेक्शन था, अब दोनों को अगर मैं सीरीज में ऐड कर दिया तो ये एक टाइप इस तरीके से बन गया, और जो दूसरा था दूसरा इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। दिस विल बिकम n बाई टू ए सी एंड दिस विल ऑल्सो बिकम व्हाट n बाई टू ए सी, और करंट तो दोनों में से सेम ही जा रही है, आई ए सी करंट जा रही है, मतलब सीरीज करंट तो दोनों में सेम ही है। दिस इज इक्वल्स टू आई ए सी, दिस इज इक्वल्स टू आई ए, सभी तो आपको सेम ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आई ए का वैल्यू होगा यहाँ पे दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल आल्सो बिकम आई ए सी, तो यहाँ पे जो आपके पास जो टॉर्क बनेगा दिस विल बिकम एन एस ई मल्टीप्लाई बाय आई एस ई का स्क्वायर, एन एस सी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई एस सी का स्क्वायर, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। अब मैं इसमें जो नेक्स्ट मेथड जो मतलब जो उसमें जो सेकंड केस बनूंगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैंने जो उनको कनेक्ट किया, किस में कनेक्ट किया, मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज कनेक्शन मैंने उसका परफॉर्म किया। जब मैं उसके पैरेलल कनेक्शन की बात करूंगा तो केस 2 में उसके लिए लिख देता हूँ चाहे तो, केस 2 will be what, parallel connection of the fields, this will be the parallel connection of the fields, parallel connection, ठीक है। so this is going to be the parallel connection of the fields। तो जो मेरे पास जो दो अलग अलग फील्ड्स आए थे जिनको मैंने अभी सीरीज में कनेक्ट किया, इन दोनों को मैं किस में कनेक्ट करूंगा, पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद मुझे देखना है कि दोनों की वजह से जो एक्चुअल एमएमएफ आने वाला है कितना होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दिस इज द वाइंडिंग 1, दिस इज द वाइंडिंग 2, इस टाइप से मैंने उसको दोनों को क्या है ना पैरेलल में जोड़ दिया। अब जो मेरे पास जो सर्किट आने वाला है देखिए किस तरीके से आने वाला है, दिस सर्किट इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से। दिस इज गोइंग टू बी द n बाई टू, दिस इज एस ई, दिस इज एन एस ई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। This is the armature resistance RA. This is the brushes. These are the brushes of the machine. This is the EB. ठीक है, अब देख सकते हो आप कि देखिए यहाँ से जो करंट आ रही है, करंट किस तरीके से होगी। सपोज दिस इज द करंट, आर्मेचर करंट, तो यहाँ से जो आएगा दिस विल बी व्हाट, IA, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि तो IAC और IA दोनों तो सेम ही थे, क्या, IA इज इक्वल्स टू IAC, IA और IAC तो दोनों सेम ही थे, आप उसमें देख सकते हो मैंने वहाँ पे लिखा भी IA इज इक्वल्स टू IAC स्टेप से था, तो कैन आई राइट इट इन दिस वे IA, और ए फर्स्ट केस के लिए था तो उसको मैं IA1 लिख देता हूँ चाहे तो, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो IA1 का स्क्वायर स्टेप से मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो करंट आ रही है मैंने उसको मैं IA2 लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम व्हाट, IA2, तो IA2 इन दोनों पार्ट में अगर दोनों के नंबर ऑफ टर्न सेम है और दोनों नंबर ऑफ टर्न सेम है तो ऑब्वियसली एक ही वाइंडिंग के दो नंबर, एक ही वाइंडिंग के दो अलग अलग हिस्सों में इसको बांट दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी सेम ऑफर करेगी, रेजिस्टेंस सेम होगा तो करंट भी सेम होगी दोनों में, ठीक है। तो दोनों में जो करंट जाएगा दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी IA2, सॉरी IA2, नहीं सॉरी, दिस विल बिकम IA2 अपॉन 2, दिस विल आल्सो बिकम व्हाट, दिस विल आल्सो बिकम IA2 अपॉन 2, इस टाइप की करंट होगी, ठीक है। तो दोनों में से इस तरीके से करंट जा रही है, एंड दिस इज व्हाट सप्लाई वोल्टेज VT, इस टाइप से हो रहा है। अब मुझे क्या देखना भाई, मैं जब उसका टॉर्क कैलकुलेट करूंगा, टॉर्क कैलकुलेट करने के पहले मुझे उसका इक्विवेलेंट एमएमएफ निकालना है, क्या निकालना है, एमएमएफ निकालना है, ठीक है। तो एमएमएफ क्या होगा आपके पास, एमएमएफ विल बी एडिशन ऑफ द बोथ द वाइंडिंग की वजह से जो टोटल एमएमएफ आएगा मुझे वो देखना पड़ेगा। एमएमएफ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट। अब जो वाइंडिंग नंबर 1 होगी और टोटल एमएमएफ की मैं बात करूँ चाहे तो उसको लिख देता हूँ एमएमएफ टोटल, ठीक है। तो जब मैं इस वाइंडिंग के टोटल एमएमएफ की बात कर रहा हूँ तो दिस विल बी द टोटल एमएमएफ ड्यू टू द वाइंडिंग 1 इज व्हाट, दिस इज IA2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय NSE, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअली उसको सीरीज लिखने से बेहतर होगा कि डायरेक्टली उसको अगर मैं यहाँ पे n लिखूँ, लेकिन ठीक है आपने ऐसा बोल दिया मैंने, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे समझ जाएगा, कोई इतना डिफिकल्टी नहीं उसको समझने के लिए, बस नाम लिख दे दिया। उसमें तो क्या है, एक्चुअली उसके नंबर ऑफ टाइम्स के पहले n थे, यहाँ पे n/2 लिखते तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता, लेकिन ठीक है NSE लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। NSE और NSE क्या है एक्चुअली, ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न सीरीज में टोटल उसका NSE, उसको सीरीज में जो थे उसके दो अलग अलग हिस्से NSE देखा जाए तो, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद IA/2, क्योंकि इसका लिख रहा हूँ मैं अभी एमएमएफ, दिस विल बिकम IA2/2 मल्टीप्लाई बाय NSE/2 मल्टीप्लाई बाय NSE/2, सो दिस विल बिकम IA2 डिवाइडेड बाय IA2 मल्टीप्लाई बाय NSE डिवाइडेड बाय 4 प्लस दिस विल बिकम IA2 मल्टीप्लाई बाय NSE डिवाइडेड बाय 4, इस टाइप से रहेगा। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ IA2 मल्टीप्लाई बाय NSE डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा आपके पास IA2 मल्टीप्लाई बाय NSE डिवाइडेड बाय 2, इस टाइप से बन जाएगा। दिस इज दी
टोटल एमएमएफ ड्यू टू द फील्ड, ड्यू टू द व्हाट, फील्ड वाइंडिंग। टोटल एमएमएफ ड्यू टू द फील्ड वाइंडिंग कितना आ रहा है आपके पास, IA2 मल्टीप्लाई बाय NSE डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका जो टोटल टॉर्क आएगा, टॉर्क विल बी इक्वल्स टू व्हाट, K मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, IA2। इस टाइप से आएगा, इसको मैं 5A2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। K मल्टीप्लाई बाय 5A2 का मतलब क्या, फील्ड जो एमएमएफ पे बेसिकली कितना होने वाला, दिस इज IA2 मल्टीप्लाई बाय NSE डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, IA2, इस टाइप से। तो IA2 का कर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा उसका, सो K मल्टीप्लाई बाय NSE मल्टीप्लाई बाय IA2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्टेप्स है, दिस विल बिकम व्हाट, टॉर्क। तो इसका मतलब कि इसका जो टॉर्क है, इसका टॉर्क और उसका टॉर्क में अगर देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसका टॉर्क में क्या आ रहा है टर्म्स, K मल्टीप्लाई बाय NSE मल्टीप्लाई बाय IA2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो टॉर्क एक्सप्रेशन था उसमें देखिए क्या आ रहा था, उसका टॉर्क एक्सप्रेशन में आ रहा था T मल्टीप्लाई बाय NSE मल्टीप्लाई बाय IA1 का स्क्वायर। अब अगर सपोज आपने सपोज कोई अगर टैलेंटेड बंदा अगर वो सोचेगा कि सर अगर मुझे दोनों टॉर्क अगर सेम चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों जो कंडीशन से, मतलब कि कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, सीरीज कनेक्शन ऑफ द फील्ड्स एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द फील्ड, दोनों कंडीशन में अगर आप सेम टॉर्क चाहते हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो देखिए उसके लिए कंडीशन देख लेते हैं, T सीरीज इज इक्वल्स टू T पैरेलल अगर मुझे चाहिए तो टॉर्क ऑब्टेन व्हेन द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज एंड द टॉर्क ऑब्टेन व्हेन द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ठीक है। चाहे तो उसको इस तरह से लिख देता हूँ। तो देखिए उसमें जो लिखा था K मल्टीप्लाई बाय NSE मल्टीप्लाई बाय IA1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय NSE मल्टीप्लाई बाय IA2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस टाइप से मैंने लिखा था भाई, बिल्कुल सही है। अगर मैंने उसको इस टाइप से लिखा था तो मुझे एक बात बोलो, देखिए ये K कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, NSE कैंसिल हो गया, NSE कैंसिल हो गया, सो द वैल्यू ऑफ द IA2, सो व्हाट, द वैल्यू ऑफ IA2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ IA1, ठीक है, इस टाइप से। सो IA2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, IA1। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द पैरेलल कनेक्शन सो दैट द टॉर्क विच विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू द पैरेलल कनेक्शन विल बी सेम एज दैट विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू द सीरीज कनेक्शंस ऑफ द फील्ड्स। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स which one should be able to understand whenever you will figure out the different permutations and combinations of the series and parallel connection of the series and parallel connection of the DC series motor। तो अपने देखा कि इसमें देखिए जो सेकंड केस में जो आपके पास जो फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो बेटा सेकंड केस में जो फ्लक्स हो रहा है, जो फ्लक्स जो यहाँ पे टोटल एमएमएफ से तो आपको फ्लक्स मिलता है, फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए जाते हैं तो इसमें जो स्पीड कंट्रोल होगा, जिस स्पीड विल बी ग्रेटर देन दी एन रेटेड, मतलब क्या ना बेस स्पीड से ज़्यादा स्पीड आप क्या करने वाले, ऑब्टेन करने वाले व्हेन यू विल कनेक्ट द 2 फील्ड्स इन द पैरेलल। जो आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग है उसके 2 अलग अलग हिस्सों में अगर उसको बांट दोगे या 3 अलग अलग हिस्सों में, 4 5 6 7 8 9 10 जितने आपको पॉसिबल है उतने अलग अलग हिस्सों में अगर आप उसको बांट दोगे तो उसको अलग अलग हिस्से में बांटने की वजह से जो टोटल जो स्पीड आप चाहोगे वो स्पीड क्या रहेगा, उतना ज़्यादा स्पीड आप क्या कर पाओगे, उसमें गेन कर पाओगे। लेकिन मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया कि ज़्यादा स्पीड गेन करने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम वगैरह सब चीज़ें मैं इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अभी इसमें जो स्पीड मिल रहा है थोड़ा कम मिल रहा है, मतलब क्या जो मिल रहा है थोड़ा ठीक है कि जितना मिल रहा है उतना मिल रहा है, अगर मुझे उससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए होगा तो क्या करोगे, क्योंकि देखिए स्पीड ज़्यादा होने के लिए, स्पीड ज़्यादा करने के लिए आपको क्या है ना, फ्लक्स का कम होना जरूरी है। फ्लक्स इसमें कम हो रहा है और इससे भी अगर कम फ्लक्स चाहिए आपको तो उसके लिए क्या किया जाना, उसको 3 अलग अलग हिस्से में बांट दीजिएगा। मतलब क्या ना, फिर 3 पैरेलल पाथ आ जाएंगे, यहाँ पे 4 पैरेलल पाथ आ जाएंगे। जैसे जैसे आपके पैरेलल पाथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखिए, अगर आप, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जितने पैरेलल पाथ बनाओगे ना उतने मतलब उतना नंबर यहाँ पे आते जाएगा आपका। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि n पैरेलल पाथ विल प्रोवाइड यू द टर्म्स T2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ NSE मल्टीप्लाई बाय IA2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंडिकेट द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। इस टाइप से उसका बहुत एनालिसिस मैंने कर रखा है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए उसको उतना एनालिसिस की जरूरत नहीं है और इतना कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को भी अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर डाउट होगा तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा आपको। और कहीं पे डाउट होगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम आता होगा तो डेफिनेटली लिखिएगा। तो इस तरीके से अपन ने फील्ड बिल्कुल फ्लक्स कंट्रोल ऑफ द डीसी सीरीज मोटर अपन ने अंडरस्टैंड किया है। तो अब मैं टाइम आ गया कि उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने का टाइम आ गया है। आई विल डिस्कस ऑल दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डीसी सीरीज मोटर स्पीड कंट्रोल। ठीक है, थैंक यू।